मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो जो लोकसभा का सदस्य। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और ये है हमारा खास कार्यक्रम सांसद का हिसाब किताब। सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की। गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपनी अवधि में किए गए कार्यों का मेरे सपनों का गोपालगंज नाम से 5 वर्षीय योजना का विवरण इन दिनों जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे तो ये पेशे से चिकित्सक थे जिन्हें एनडीए के साथ रहने के दौरान जेडीयू से सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन ये अभी जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और 2024 की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। गोपालगंज के सुरक्षित लोकसभा सीट से ये सांसद हैं। आलोक कुमार सुमन अपने को इंडिया गठबंधन के जेडीयू उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं और चुनावी समर में जाने के लिए आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद जनक राम, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार जैसे दिग्गज लोग अपनी दावेदारी गोपालगंज से पेश कर रहे हैं। मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य। राजनीति से अलग एक बार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के संसद में रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सांसद के तौर पर पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की उपस्थिति 97% रही, जबकि नेशनल एवरेज 79% का है और स्टेट एवरेज 85% का है। संसद में मुद्दों पर बहस की बात करें तो डॉक्टर आलोक सुमन ने अब तक 100 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत 45.1 का है और स्टेट एवरेज 40.6 का है। इन बहसों में प्रमुख रूप से गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस वाया थावे से छपरा जंक्शन में अतिरिक्त कोच की मांग, गोपालगंज में एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा संबंधित सवाल, बिहार में स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से राशि जारी करने का आग्रह, खेलो इंडिया योजना के तहत गोपालगंज जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, पटना सासाराम वाया आरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए राशि जारी करने संबंधित बहस शामिल है। वहीं संसद में सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए सवाल की बात करें तो उन्होंने 260 सवाल पूछे। आपको बता दें कि सांसदों के सवाल पूछने का नेशनल एवरेज 204 का है, जबकि स्टेट एवरेज 151 का है। आलोक कुमार सुमन ने इन सवालों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे उनमें से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त शिक्षण पद, गोपालगंज में एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर करेंसी नोटों को खत्म करने का प्रभाव, आंगनवाड़ी केंद्रों का बुनियादी ढांचा, इसमें कैसे सुधार हो, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, बिहार में केंद्रीय विद्यालय किराए के मकान में चल रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी उन्होंने पूछा। छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामले, गंभीर सवाल, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने जैसे कई महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल इसमें शामिल रहे। अब बहसों और सवालों के अलावा सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक इनकी कुल राशि 17 करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें से 9.50 करोड़ अब तक रिलीज किए गए हैं, 7.50 करोड़ सरकार से रिलीज होना बाकी है। वहीं अब तक मिली धनराशि में 1.49 करोड़ रुपए अभी खर्च होने बाकी है। अब अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर आलोक सुमन, उनको भी सुन लेते हैं। सांसद बनने के बाद सबसे पहले 6 महीने के अंदर मैंने सबसे पहला काम किया कि चूँकि मैं देखता था कि हमारे यहाँ गोपालगंज ज़िले से और ख़ासकर सिवान ज़िले से 1.5 से 2 लाख लोग अरब कंट्री में रहते हैं और पासपोर्ट बनवाने के लिए उनको पटना जाना पड़ता था। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि गोपालगंज में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया। पासपोर्ट कार्यालय आज भी कार्यरत है। उसके बाद एक मेरी कल्पना में थी कि सबिया एयरपोर्ट बहुत पहले चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गया। उसके बाद वो एक फील्ड का रूप ले लिया, किसी कारण से उसके बाद ध्यान नहीं गया उसमें, तो वो मेरे दिमाग में था। उसके पीछे मैंने पढ़ा, उसकी ज़मीन की तलाश की, विभाग का तलाश किया कि वो है किसकी ज़मीन। उसके बाद सबिया एयरपोर्ट को उड़े देश का आम नागरिक योजना है सरकार की, उसके तहत, जिसको हम लोग उड़ान योजना कहते हैं, उसके तहत ज़मीन खोजने के बाद उड़ान योजना में शामिल कराया। अभी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया फर्स्ट फेज की शुरू हुआ ख़त्म। उसके बाद से अब उसमें मैं अपने मद से 30 लाख रुपए देकर उसका बाउंड्री करा रहा हूँ। चूँकि सरकार के पास अभी पैसे की कमी थी, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पैसे की कमी है, इसलिए मैंने अपने मद से पैसे देकर उसकी पिलरिंग एंड फेंसिंग करने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। दूसरा काम मैंने ये किया कि चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो
स्वास्थ्य पर विशेष मेरी रुचि रही है, इसलिए मैं उसका भी एक सपना था कि गोपालगंज में भी एक मेडिकल कॉलेज खुले। मेडिकल कॉलेज मैंने केंद्र सरकार से स्वीकृत किया, अपने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला, निवेदन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और गोपालगंज को एक मेडिकल कॉलेज मिली। और हम लोगों का जो सदर हॉस्पिटल था जो मात्र 100 बेड का था, उसको मैंने सरकार से कह के 500 बेड का करवाया और आपने देख रहे हैं कि अभी वहाँ उसमें काम शुरू हो चुका है 500 बेड की बिल्डिंग बनने के लिए। और एक तीसरा आयुष हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल 50 बेडेड भी स्वीकृत करा है, जो कि अभी वो स्वीकृत हो चुका है, उसके पैसे आने बाकी हैं। पैसा आएगा, टेंडर होगा, वो भी काम शुरू होगा। तीसरा काम यातायात की व्यवस्था किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसमें मैं सड़क परिवहन में आपकी बात करूं तो सड़क परिवहन के लिए यहाँ आप देखे हुए हैं कि अपने गोपालगंज में एलिवेटेड कॉरिडोर पिछले 15 सालों से पड़ा हुआ था, जो NH 27 जिसको हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, उस पर स्थापित है। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू करवाया मैंने, अभी 80% काम उसका पूरा हो चुका है, जो बंजारी से RR मोड़ के करीब तक जाती है। दूसरा जो इसी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 27 पर हम लोगों का डुमरिया पुल 30-35 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसके पहले वो ऐसे ही स्थगित था, वो काम नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैंने केंद्र सरकार से और मांग की और उन्हें वहाँ से मिला हमें, वो भी उसमें भी काम आप देखेंगे कि शुरू हो चुका है और 50% के लगभग काम हो चुका है। तीसरा मैं आपको बात करूँ रेल परिवहन की। गोपालगंज में एक बड़ी लाइन होने के और इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद मात्र एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। मैंने वहाँ से सरकार से डिमांड करके 3 ट्रेनें यहाँ लाई। एक ट्रेन गोरखपुर से पाटलिपुत्र पटना तक की चलती है, एक ट्रेन छपरा से शुरू होकर अपने भाया गोपालगंज होते हुए लखनऊ जाती है, और एक तीसरी ट्रेन जो हमारे यहाँ के लोग टाटा में बहुत काम करते हैं, नौकरी करते हैं लोग, मैंने देखता था जब सदर अस्पताल में था कि लोग बस पकड़ के यहाँ से जाते थे, तो वो उस ट्रेन को मैं थावे टू टाटा कराया। ये 3 ट्रेन चालू हालत में हैं, अभी और भी ट्रेन पाइपलाइन में है, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और चूँकि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हूँ, मैं पुनः इसलिए कर रहा हूँ कि उसके लिए मैंने जब मैं सदर अस्पताल में था तो दिव्यांग भाई सब बहुत आते थे और ट्राई साइकिल की मांग करते हैं, कोई क्रंच का मांग करता था, कोई जिनको जो सब उपकरण की ज़रूरत रहती थी मांग करता था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोग नहीं दे पाते थे। तो मन में कहीं कुचुटता था कि काश ऐसा हम लोग कर पाते। क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया, सांसद बना, तो मैं उसके संबंध में अपने मुख्यमंत्री जी से बात की। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि आप केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बात करें। वहाँ मैंने बात किया और उसका प्रतिफल ये हुआ कि 2 बार गोपालगंज में, जो बिहार का पहला जिला है, दिव्यांगजन भाइयों के लिए कैंप हुआ और एक बार में 2500 लोगों को उपकरण बांटे गए। फिर दूसरी बार हुआ, उसमें करीब 2000 लोगों को, टोटल अभी तक हम लोग 4500 दिव्यांग भाइयों को उपकरण बांट चुके हैं। किसी को ट्राई साइकिल, किसी को मोटराई साइकिल, किसी को क्रंच, किसी को छड़ी, किसी को चश्मा, किसी को सुनने वाली कान की अपरेटस इत्यादि इत्यादि। और जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं हमारी क्षेत्र की जनता, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष और प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से करीब अभी तक मैं 1 करोड़ 4 लाख रुपए की सहायता राशि दिलवा चुका हूं। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने वहां के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की, उनको सुनिए। मौजूदा सांसद की जो उपलब्धि है वो आंशिक रूप से संतोषजनक। जहाँ तक जनता की उम्मीदों का सवाल है, जनता के सामने वादे तो बहुत किए गए, लेकिन जनता के नज़दीक वे वादे नहीं पहुँचे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई काम नहीं हुआ। जैसे मूल क्षेत्र है जो रोजगार का क्षेत्र है, बंद मिल खोलने का कोई प्रयास नहीं है। 1000 से अधिक मध्यम और लघु उद्योग बंद पड़े।
बैंकों की स्थिति है कि वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं, कुशल कारीगर हैं, उनको ऋण देने का प्रयास नहीं किया है। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। जैसे एक छोटा सा कार्यक्रम है युवा कुशल कार्यक्रम। युवा कुशल कार्यक्रम में ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन बैंकों से उनका लिंकेज नहीं हुआ। इसका नतीजा हुआ कि उस ट्रेनिंग का कोई लाभ नहीं हुआ। उसमें राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। और जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े बहुत शर्मसार करने वाले हैं। केवल 1 से 2% लोगों को ही प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को ऋण प्राप्त हुआ। अच्छा, इस बार इस सीट के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से डॉक्टर अरविंद कुमार एक दावेदार है, जनक राम जी हैं, और अगर महिला का प्रश्न आया तो जनक राम जी की पत्नी भी दावेदार है। और दूसरे दलों में देखें तो वर्तमान सांसद मिल सकते हैं, और आरजेडी अगर टिकट देगी तो कोई महान है उनको मिल सकता है। और नए लोगों में एक सुदामा माझी का नाम है तो वो भाजपा में। अब ये नेतृत्व किसको देगा ये तो अलग का विषय है। मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अगर 3 उपलब्धियों की हम बात करें तो सविया एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए इन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने कई स्तरों पर और कई बार भेंट मुलाकात करके, और अब स्थिति यह है कि जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। दूसरी उपलब्धि की बात करें तो गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से पहल की, और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कहा भी था कि उनकी प्राथमिकता में ये रहेगी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुले। और अब स्थिति ये है कि थावे में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट से भी अप्रूवल हो गया है, और इसके लिए प्रथम किस्त की राशि भी जारी हो गई है। और सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की उपलब्धि भी इनके नाम जाएगी। अब 2024 नजदीक है। अब गोपालगंज की जनता इस बार किसे ताज पहनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में बिहार के एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे और कैमरे के पीछे थे सिद्धार्थ। नमस्कार।